जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर पे डिस्कस करने वाले हैं। ये आज आपकी महामैराथन क्लास होगी, जिसमें से हम 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी चैप्टर हैं इस क्लास में कवर करेंगे, और 5 से लेकर के और लास्ट तक जितने भी चैप्टर होंगे उनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ये आपका पहली क्लास है, दूसरी क्लास आपकी कल होगी। तो आपका सेकंड पेपर है शिक्षा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। तो दोस्तों आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। तो फिर कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही बता दें कि अगर आप बीएड के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं चारों पेपर के, तो हमारे संस्थान में 199 रुपये अर्थात 199 रुपये में जो है उपलब्ध है। आप इसे परचेज कर सकते हैं 199 रुपये में। अगर आप नोट्स को लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान का नंबर है 9651996265। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स मंगवा सकते हैं। और अगर आप एक सब्जेक्ट का चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये का जो है एक सब्जेक्ट का जो है नोट्स उपलब्ध है। अगर आप चारों पेपर का लेते हैं तो आपको मात्र 199 रुपये में चारों पेपर की PDF नोट्स जो है मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से हम नंबर रिपीट कर देते हैं 9651996265 में आप व्हाट्सएप करके जो है PDF मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आपका पहला क्वेश्चन से है, यानी कि पहला चैप्टर है ये, जिसमें से आप पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा क्या होती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, ये सारा कुछ जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका पहली हेडिंग पड़ेगी शिक्षा का अर्थ। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है, तो बता दें शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्षा धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना या ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात कह सकते हैं कि सीखना सिखाना ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा है। कहने का मतलब जन्म से लेकर के मृत्यु तक बालक या व्यक्ति कुछ ना कुछ जो सीखता है वही शिक्षा कहलाती है। और शिक्षा जो है शिक्ष धातु से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। अगर शिक्षा की परिभाषा की बात करें तो शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित है प्लेटो के अनुसार। अगर प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा देखें तो प्लेटो ने कहा था शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास ही की प्रक्रिया ही शिक्षा है। कहने का मतलब शारीरिक मानसिक बौद्धिक की विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। ये प्लेटो के अनुसार जो है परिभाषा है। अगर अरस्तू के अनुसार परिभाषा देखें तो अरस्तू महोदय ने कहा था शिक्षा का अर्थ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना। ये जो है अरस्तू साहब ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जो है मन का निर्माण होता है, ये अरस्तू के द्वारा है। आइए अब देख लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शिक्षा की परिभाषा क्या दिया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था उच्चतम शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन अस्तित्व में जो है असामंजस्य स्थापित करती है। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा की परिभाषा दिया था। उन्होंने कहा था कि उच्चतम शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती वरन अस्तित्व के असमंजस भी स्थापित करती है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के बारे में परिभाषा दिया था। आइए अब देख लेते हैं विवेकानंद जी ने शिक्षा की क्या परिभाषा दिया है। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा है कि शिक्षा मनुष्य के अंदर निर्मित शक्तियों का अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब शिक्षा जो है मनुष्य के अंदर जो निर्मित होती है वही शक्तियों का
अभिव्यक्ति है, यानी कि व्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। ये आपका स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार है। अब आइए शिक्षा के जो है स्वरूपों को जान लेते हैं कि शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को दो रूपों में बांटा गया है। पहला आपका औपचारिक शिक्षा और दूसरा जो है अनौपचारिक शिक्षा। यही जो है दो रूपों में शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को बांटा है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी विशेषताएं। तो विशेषताएं इसकी निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता इसकी है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जन्म से लेकर के अर्थात गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु अवस्था तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। वो चाहे विद्यालय से सीखता हो, चाहे अपने आस पड़ोस समाज से सीखता हो। तो शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। और दूसरा आपका पॉइंट बनेगा शिक्षा मानव जीवन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मानव अपने चारित्रिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का जो है विकास करता है। तीसरा आपका पॉइंट बनेगा शिक्षा एक गतिमान प्रक्रिया है। जैसा कि अभी हमने बताया कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, तो ये एक प्रकार की गतिमान प्रक्रिया भी है। चौथा आप बनेगा कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। तो पहले पेपर में आपने पढ़ा था कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। एडम्स के द्वारा एडम में बताया था कि शिक्षा जो है एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी का होना आवश्यक होता है। लेकिन जो है जॉन डीवी ने बताया था कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें आपका शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। ये जो है जॉन डीवी ने बताया था। आप पहले पेपर में अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, और पहला पेपर की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखा है तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो अगला चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर है शिक्षा, संकल्पना, प्रकृति, विशेषता एवं प्रभाव। तो कहने का मतलब इसमें आपसे प्रश्न पूछता है कि शिक्षा की संकल्पना कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और शिक्षा में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं शिक्षा के वजह से। तो ये जो है आपका दूसरा चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें शिक्षण का अर्थ क्या होता है। शिक्षण का अर्थ जो है होता है कि शिक्षा शब्द जो है शिक्ष धातु से मिलकर के बना है। इसमें जो है पाठ्यक्रम को पढ़ाने को शिक्षण कार्य कहते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो रायबर्न के अनुसार जो है शिक्षण की परिभाषा क्या है, तो बता दें शिक्षण का संबंध जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहमत देता है वही जो है शिक्षण कहलाता है। कहने का मतलब किसी भी विद्यार्थी से जो है जो संबंध शिक्षा बनाती है वही जो है शिक्षण कार्य कहलाता है। उसकी शक्तियों का जो विकास किया जाता है उसे ही शिक्षण कहा जाता है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण की परिभाषा देख लेते हैं। तो B.O. स्मिथ ने बताया था कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की इच्छा जागृत करती है। तो B.O. स्मिथ ने बताया था कि शिक्षण जो है क्रियाओं की एक विधि होती है जो है सीखने को उजागर करती है या जागृति करती है। बालक को जो है कोई चीज़ सीखने की उसमें लालसा उत्पन्न करती है, वही जो है शिक्षण कहलाता है। बैन के अनुसार शिक्षण की परिभाषा, तो बैन साहब ने कहा था कि शिक्षण कथन ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण विधि है। उन्होंने ये कहा था कि शिक्षण कथन नहीं है, यह एक प्रकार का प्रशिक्षण है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि शिक्षण की प्रगति क्या होती है। तो शिक्षण की प्रगति कैसी होनी चाहिए, तो आपकी हेडिंग पड़ेगी शिक्षण की प्रगति। तो बता दें शिक्षण की प्रगति को निम्नलिखित तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला आपका शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। जैसा कि बालक जब अपनी शक्तियों का उजागर करता है शिक्षण के क्षेत्र में, तो उसे ही कहा जाता है कि शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक
जो है प्रक्रिया है। बालक अंदर छुपे हुए ज्ञान को जब बाहर निकालता है तो उसे ही कहा जाता है कि शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा ही, कहने का मतलब शिक्षण के द्वारा ही बालक अपने समाज में और व्यवसाय में जो है तरक्की कर सकता है। अगर बालक शिक्षित नहीं है तो वह अपने समाज में चलना, उठना, बैठना या अपने व्यवसाय क्षेत्र में जो है कार्य करने में उसे कठिनाइयाँ होगी। तीसरा है शिक्षण एक उपचार है। शिक्षण के द्वारा ही बालक को जो है नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक आदि चीज़ों का ज्ञान होता है। तीसरा के बाद चौथा आपका पॉइंट बनेगा शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें जो है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का होना आवश्यक होता है। पांचवा बनेगा शिक्षण विचारों की आदान प्रदान की प्रक्रिया है। यह जो है आदान प्रदान की प्रक्रिया है। कहने का मतलब शिक्षक जब शिक्षार्थी को पढ़ाता है तो वो जो है बालक शिक्षा को ग्रहण करता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में शिक्षा जो है ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसी को शिक्षा को कहा गया है कि शिक्षा विचारों का आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। छठा बनेगा शिक्षण एक तार्किक क्रिया है, मतलब यह सोचने की एक क्रिया है। सातवां बनेगा शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कहने का मतलब यह इसे कलात्मक और विज्ञान दृष्टि दोनों से देखा जाता है। आठवां है आपका शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब जब कोई जो है शिक्षक बालक को पढ़ाता है कक्षा में, तो बालक क्या करते हैं, बैठ करके उसकी बातों को सुनते हैं। तो कहने का मतलब यह आमने सामने होने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है। और अगला पॉइंट आपका 9वां पॉइंट बनेगा कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। कहने का मतलब बालक के जीवन में शिक्षा के द्वारा ही उसका बालक का विकास हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण जो है एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही ये अधिक बढ़ेगी। चलिए आगे के पॉइंटों को देख लेते हैं। अगला आपका 10 नंबर पॉइंट बनेगा शिक्षण अपनी एक शैली होती है। तो शिक्षण की क्या होती है, एक अपनी खुद की शैली होती है। अगला बनेगा कि शिक्षण का मापन किया जा सकता है। कहने का मतलब इसे मापा या भांपा जा सकता है। अगला पॉइंट बनेगा शिक्षण औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। कहने का मतलब पेपर फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि शिक्षा जो है औपचारिक रूप से भी ग्रहण की जाती है और अनौपचारिक रूप से भी ग्रहण की जाती है। अगला पॉइंट है शिक्षण एक उपचार है। कहने का मतलब शिक्षा के द्वारा ही बालक जो है अपने चारित्रिक, मानसिक, सामाजिक, परिवार आदि चीज़ों की देखरेख करता है, जिसमें शिक्षा जो है उपचार का कार्य करती है। 14 पॉइंट बनेगा आपका अगला शिक्षण एक वर्णनात्मक प्रक्रिया है। कहने का मतलब शिक्षा जब बालक को शिक्षक जो है पढ़ाता है उसके पाठ्यक्रम को, तो वर्णनात्मक तरीके से विस्तृत रूप से जब पढ़ाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षण एक वर्णनात्मक प्रक्रिया है। अगला है शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरित करता है। तो अधिगम का मतलब है सीखना। तो शिक्षण जो है क्या करता है, बालक को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए सभी पॉइंटों को। फिर आगे बढ़ते हैं इसकी विशेषताओं की ओर कि शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी शिक्षण की विशेषताएं। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला है आपका शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। अभी हमने बताया भी कि शिक्षण क्या है, कि एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। दूसरा है शिक्षण छात्रों को संवेगों का परीक्षण कराता है। कहने का मतलब शिक्षण के द्वारा ही बालक जो है ऊंच नीच, भेदभाव आदि चीज़ों का भी अंतर लगा पाता है। अगला पॉइंट बनेगा शिक्षण की मुख्य विशेषता निर्देशन और परामर्श प्रदान करता है। चौथा पॉइंट बनेगा शिक्षण बच्चों को अधिक से अधिक सीखने के लिए जो है प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, शिक्षण क्या करता है कि बच्चों को अधिक से अधिक सीखने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करता है। पांचवा बनेगा शिक्षण जो है निरंतर चलने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है। कहने का मतलब गर्भावस्था से मृत्यावस्था तक जो है शिक्षा मनुष्य ग्रहण करता है। छठा पॉइंट बनेगा शिक्षण बालकों को सामाजिक मूल्यों का भी ज्ञान कराती है। सातवां बनेगा शिक्षण ज्ञान तथा सूचना प्रदान करने का कार्य भी करती है।
शिक्षण के द्वारा मनुष्य ज्ञान और सूचनाओं को प्रदान करता है। 8वां बनेगा शिक्षण बालक को अपने वातावरण के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब जिस तरह से बालक को शिक्षा दिया जाएगा उसी अनुसार वह अपने आप को ढालने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब अगर छोटी क्लास का बच्चा है तो वो छोटी क्लास को ही चीज़ों को सीखेगा, अगर बड़ी क्लास का बच्चा है तो बड़ी क्लास की चीज़ों को सीखेगा। कहने का मतलब जिस वातावरण में उसको ढालेंगे वो उसी वातावरण में ढल जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि बच्चे जो है छोटी डाली की तरह होते हैं, छोटे पौधे की डाली की तरह होते हैं, उसे जिस ओर मोड़ देंगे उसी ओर वो मुड़ जाएगी। ठीक है। अगला 9 पॉइंट आपका बनेगा कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार हैं। कहने का मतलब शिक्षा को औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों प्रकार से भी ग्रहण किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट आपका बनेगा शिक्षण वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। कहने का मतलब शिक्षण जो है वातावरण के साथ संबंध भी स्थापित करता है। जैसे वह वातावरण देखती है उसी अनुसार से जो है अपने को ढालने का प्रयास करती है। कहने का मतलब जिस वातावरण में क्लास का माहौल होगा उसी अनुसार से जो है शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। अगर क्लास अच्छी तरीके से है, सुव्यवस्थित है, तो बच्चा जो है आसानी से चीज़ों को बड़े सरल तरीके से सीख लेगा। अगर कक्षा जो है व्यवस्थित नहीं है तो उसे चीज़ों को सीखने समझने में जो है कठिनाई होगी। तो कहने का मतलब शिक्षण पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करती है। कहने का मतलब वो संबंध भी स्थापित करती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके कॉलेज का ग्रुप है उसमें भी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। तीसरा चैप्टर, तो तीसरा चैप्टर आपका है अधिगम, सीखना, अवधारणा, विशेषताएं या कारक। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछता है कि अधिगम क्या है, इसके अवधारणा क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसके अधिगम के कौन कौन से कारक हैं, ये आपसे इनमें प्रश्न पूछता है। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न पूछता है सीखना अर्थात अधिगम की परिभाषा दीजिए अथवा सीखने से आप क्या समझते हैं, सीखने की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसमें पूछता है कि अधिगम क्या है, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके कारक क्या होते हैं। अलग अलग तरीक़ों से प्रश्नों को पूछता है। प्रश्न जो है अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर केवल एक ही होगा। चलिए देख लेते हैं कि पहले आपका हेडिंग पड़ेगा अधिगम अर्थात अधिगम क्या होता है। तो अधिगम को इंग्लिश में आप सभी लर्निंग कहते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप अधिगम अर्थात लर्निंग। तो चलिए दोस्तों इसको जानते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना आरंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता है कि जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। 1 से लेकर के 12 तक, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो विद्यालय से कुछ ना कुछ सीखता है। और 1 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक जब तक उसका विद्यालय में एडमिशन नहीं हो जाता है या विद्यालय में वो जब तक दाखिला नहीं पाता है तब तक वह अपने परिवार से चलना, बोलना, बैठना सीखना, अच्छे बुरे का ज्ञान, मैं, तुम, हम आदि चीज़ों का जो है फ़र्क ढूंढने लगता है। और इसके बाद विद्यालय की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति समाज से व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा आदि चीज़ों की शिक्षा ग्रहण करता रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है। सीखने की गति परिस्थिति के अनुरूप घटती बढ़ती रहती है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय कुछ ना कुछ जो है कुछ भी सीख सकता है और सीखने के को जो है अधिगम कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब व्यक्ति कहीं पर भी कुछ ना कुछ सीख सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा या कोई स्थान निश्चित नहीं होता है, इसे ही अधिगम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए अब अधिगम की परिभाषाएं शिक्षा शास्त्रियों द्वारा देखते हैं। तो अधिगम की परिभाषाएं क्रो एंड क्रो के अनुसार जो है, तो क्रो एंड क्रो ने अधिगम की परिभाषा को कहा है कि सीखना आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। कहने का मतलब सीखना आदतें, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह जो है क्रो एंड क्रो साहब ने बताया था। उडवर के अनुसार अधिगम की परिभाषा, तो उडवर महोदय ने बताया था कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कहने का मतलब नया ज्ञान और नवीन तार्किक सोच को प्राप्त करता है जब बालक, तो उस प्रक्रिया को जो है सीखने का अधिगम कहा जाता है। गेट्स के अनुसार अब देखें तो गेट्स के अनुसार जो है सीखने की परिभाषा, तो गेट्स साहब ने कहा था कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। ये जो है गेट्स महोदय ने जो है अधिगम की परिभाषा दी है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप कोई भी 2 शिक्षा शास्त्रियों के नाम लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई भी शिक्षा शास्त्री का नाम जो पेपर में नहीं आता है तो आप किसी का भी नाम लिख दीजिएगा। आपको मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। और कोशिश ये रखिएगा कि आप 20 के 20 पेज को कॉपी के भर करके आने का प्रयास करिएगा। गारंटी लेते हैं कि 80 से 85% आपके कोई भी नहीं रोक सकता जब आप एक भी क्वेश्चंस को छोड़ेंगे नहीं और 20 में 20 पेज पूरे पूरे करके आएंगे, कॉपी को भर करके आएंगे, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और इस क्लास को आप अगर कंप्लीट वॉच कर लेते हैं 1 से 2 बार, तो एक भी क्वेश्चंस आपका इस क्लास से बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अधिगम की परिभाषाओं को देख लेते हैं कि अधिगम की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी अधिगम की विशेषताएं। तो पहले है कि सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब अधिगम अर्थात सीखना जो है निरंतर चलने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया है। सीखना जो है एक सार्वभौमिक है, यह सभी कोई सीख सकता है। कहने का मतलब सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया होती है, इसको सभी को सीख सकते हैं, चाहे वो बालक वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, सभी जो है शिक्षा को ग्रहण करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। तीसरा है सीखना ज्ञान का चयन है। तो सीखना जो है एक प्रकार से ज्ञान का चयन भी होती है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। कहने का मतलब आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो समाज से हो, चाहे अपने परिवार से हो, चाहे विद्यालय से हो, तो यह एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया भी है। और सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति शिक्षित होगा और कोई व्यक्ति अशिक्षित है, मान के चलिए 2 व्यक्ति हैं, एक शिक्षित व्यक्ति है, ये आपका शिक्षित व्यक्ति है और ये अशिक्षित व्यक्ति है, तो दोनों में जो है उसके गुण, भाव, रंग, रूप आदि चीज़ों में जो है अंतर जरूर होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अगर कोई अज्ञान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके हाव भाव और बोलचाल आदि चीज़ों में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। उसको उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने और आदि चीज़ों की सभ्यता उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, लास्ट है अगला, सीखना की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य किया जाना चाहिए। अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका मेन उद्देश्य है बीएड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित करना, यही आपका मेन उद्देश्य है। तो कहने का मतलब सीखना की प्रक्रिया जो है एक उद्देश्यपूर्ण भी होती है। चलिए आगे इसके पॉइंटों को देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है अनुभवों का संगठन ही सीखना है। जो आपके अंदर अनुभव होते हैं उनका जो है संगठन यानी इकट्ठा कर लेते हैं, जो ज्ञान को अर्जित करते हैं, वही सीखना कहलाता है। सीखना मानसिक विकास है। अगर व्यक्ति कोई चीज़ सीखेगा तो उसकी जो है मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी। सीखना एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। सीखने में तार्किक सोच वगैरह आदि की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्ति जितना ज़्यादा सोच सकेगा, किसी भी चीज़ में विचार विमर्श करेगा, उतनी आसानी से जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा।
लास्ट है अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। तो कोई भी सीखने की कला जो है अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं अधिगम की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी अधिगम की विधियां। तो इसमें लिखेंगे किसी नई क्रिया या नए पाठ को सीखने के लिए विभिन्न नियमों या विधियों का प्रयोग किया जाता है जो निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब हम कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए या नए पाठ को पढ़ने के लिए जितना उत्साहित होते हैं और जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे ही अधिगम विधियां कहा जाता है। यहाँ पर कुछ विधियां निम्नलिखित हैं, आइए देख लेते हैं। पहली विधि आपकी है करके सीखना, यानी कि पहले आपको करके सीखना होगा, निरीक्षण करके सीखना होगा, परीक्षण करके सीखना होगा, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना होगा, मिश्रित विधियों द्वारा सीखना होगा और सीखने की स्थिति का संगठन भी करना होगा। तो ये आपकी सीखने की विधियां हैं। पहला आपका है करके सीखना, मतलब कोई भी चीज़ को जब आप करते हैं यानी प्रयोगशाला वगैरह में प्रयोग करते हैं तो उसको जो है आप सीखते हैं। जब किसी काम को करते हैं तो पहले कुछ समय लगता है, फिर उससे कम समय लगता है। जब बार बार वही प्रक्रिया को करते हैं तो आप उसमें के मास्टर कहलाने लगते हैं। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना। कहने का मतलब किसी भी चीज़ को लालसा के अनुसार नहीं सीखना चाहिए, उसका सबसे पहले परीक्षण कर लेना चाहिए, तब उस चीज़ को सीखना चाहिए। अगला है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। तो कोई भी चीज़ अगर सामूहिक विधि द्वारा प्रश्नोत्तर करके आपस में डिस्कस करके आप कोई चीज़ सीखते हैं तो बहुत ही आसानी से और सरल तरीके से वो चीज़ आप सीख सकते हैं। अगला है मिश्रित विधि द्वारा सीखना। हमें नई नई विधियों का भी प्रयोग करके चीज़ों को सीखना चाहिए। ये आपका मिश्रित विधि द्वारा सीखना हो गया। और सीखने की स्थिति का संगठन, यानी कि कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो उसका पहले हमें संगठन जांच परीक्षण कर लेना चाहिए, तब उस कार्य को जो है सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि सीखने अर्थात अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आपसे अति लघु उत्तरी में पूछता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, लिखिए। ये आपसे प्रश्न लघु उत्तरी में पूछता है और अति लघु उत्तरी में भी पूछ लेता है। अगर लॉन्ग में पूछता है तो इन सभी पॉइंटों को आप हेडिंग के रूप में बना सकते हैं, और अति लघु उत्तरी में पूछता है तो आपको 50 वर्डों में लिखना होता है। तो इसी प्रकार आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, लघु उत्तरी आपको 2 पेज में करना होता है, अति लघु उत्तरी 1 पेज में करना होता है, और 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न करने होते हैं, जिनमें से आपको पहला दीर्घ उत्तरी 5 पेज का और दूसरा जो है 4 पेज का करना होता है। टोटल आपके 20 पेजेस की कॉपी आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अधिगम को सीखने का जो है प्रभावित करने वाले कारक पहला होता है कि विषय सामग्री का स्वरूप। तो अगर विषय सामग्री का स्वरूप नहीं टीचर पहले से तैयार करेगा तो वह कक्षा में आकर के कुछ भी पढ़ा करके चला जाएगा, तो बालक को कोई भी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि जो है विषय सामग्री का पहले से प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। अगला है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अगर बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, अधिगम को सीखने में जो है असावधानी महसूस करेगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें क्या पढ़ाई जा रही हैं और क्या लिखाई जा रही हैं। परिपक्वता, कहने का मतलब तीसरा है परिपक्वता। तो इसमें चीज़ों को क्या होना चाहिए, सूझबूझ के साथ सीखना चाहिए। सीखने का समय व थकान, बालक को पहले से सीखने का कोई समय निर्धारित कर देना चाहिए ताकि उसे थकान महसूस ना हो, यानी कि कोई भी कक्षा के अंतराल में 10 से 5 मिनट का उसे ब्रेक देना चाहिए, तभी दूसरे कक्षा आरंभ करनी चाहिए। सीखने की इच्छा, बालक को पहले जांच लेना चाहिए कि उसके सीखने की इच्छा है या नहीं है, तभी उसको पाठ्य वस्तु को पढ़ाया जाए। अभिप्रेरणा, बालक को समय समय पर अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी कि उसे उत्साहित करना चाहिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सीखने का समय व अवधि, सीखने की समय भी निश्चित होनी चाहिए और उसकी अवधि भी निश्चित होनी चाहिए। जैसे क्लास में 1 से लेकर के 8 तक के पीरियड चलते हैं तो उनका समय
निर्धारित होना चाहिए, और ताकि बालक को जो है थकान या बोझपन पाठ्यक्रम ना लगे। ठीक है। अगला है सीखने का उचित वातावरण। विद्यालय आपका सही अच्छे वातावरण में होना चाहिए, ताकि जो है शोरगुल वगैरह ना हो, ताकि पाठ्यक्रम को बच्चा आसानी से सीख सके। ठीक है दोस्तों, तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर, चौथे चैप्टर की ओर। तो अगला आपका चैप्टर है, चौथा चैप्टर अधिगम के क्षेत्र। ये आपका अगला चैप्टर है। इसमें प्रश्न आपसे पूछता है कि अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यही आपसे प्रश्न पूछता है। इसके कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, इस टाइप के इसमें प्रश्न पूछता है। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी अधिगम के क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं। ये आपकी हेडिंग है अधिगम के क्षेत्र। तो बता दें, सीखने के क्षेत्र अथवा अधिगम के क्षेत्र को सामान्यतः कई नामों से जाना जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से? एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है अधिगम के क्षेत्र को। ठीक है। अब अधिगम के क्षेत्र का निर्धारण कैसे किया जाता है, अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी अधिगम का क्षेत्र का निर्धारण। तो पहला पॉइंट है कि बालक की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुसार जो है उसको सिखाना चाहिए। अगर कक्षा 1 का बालक है तो उसे कक्षा 1 का ही पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए। अगर कक्षा 12 का है तो उसे 12 के अनुसार जो है पाठ्यक्रम सिखाना चाहिए। ये नहीं कि कक्षा 1 के बालक को कक्षा 12 का आपका पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो उसकी क्षमताओं और आवश्यकताओं से वो जो है परे रहेगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि बालक की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के अनुसार जो है उसे पाठ्यक्रम पढ़ाना चाहिए। दूसरा है समाज की आवश्यकताओं तथा विशिष्ट मांगे। तो समाज में जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है और आज के वर्तमान युग में जिस प्रकार की समाज में शिक्षा की आवश्यकता है, उस अनुसार जो है बालक को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तीसरा है विषय वस्तु का स्वरूप। समय समय पर विषय वस्तु का प्रारूप वातावरण और समाज को देख करके बदलते रहना चाहिए। जिस तरफ जो है आज विज्ञान का युग है, तो आज के समय में वैज्ञानिक चीज़ें बालक को पढ़ानी चाहिए, ना कि पुरानी चीज़ें, वही घिसी पिटी चीज़ें जब बालक को बार बार रिपीट कराई जाती हैं तो वह सीखने में जो है थकान और असमंजस जो है असुविधा प्रदान करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा विषय वस्तु का स्वरूप जो है समय समय पर बदलते रहना चाहिए। और अगला है मुख्य अधिगम के क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा आपका भावात्मक क्षेत्र और तीसरा जो है क्रियात्मक क्षेत्र। यही जो है अधिगम के क्षेत्र 3 बांटे गए हैं। पहला आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, दूसरा आपका भावात्मक क्षेत्र और तीसरा जो है क्रियात्मक क्षेत्र। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, भावात्मक क्षेत्र क्या होता है और क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र आपकी हेडिंग पड़ेगी। इसमें है कि संज्ञानात्मक शब्द की उत्पत्ति ज्ञान शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जानना होता है। इसके अंतर्गत वे सभी शैक्षिक उद्देश्यों को शामिल होते हैं जिनका ज्ञान के स्मरण तथा बौद्धिक योग्यताओं के विकास से संबंध रखता है। कहने का मतलब इसमें जो है ऐसे चीज़ों का स्मरण और बौद्धिक को शामिल किया जाता है जिसमें ज्ञान के स्मरण, बौद्धिक और योग्यताओं का विकास हो। ऐसी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है संज्ञानात्मक क्षेत्र की। और संज्ञानात्मक क्षेत्र की उत्पत्ति ज्ञान शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका भावात्मक क्षेत्र। तो भावात्मक क्षेत्र क्या होता है कि इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्यों को निहित होते हैं जिनका संबंध बालक के रुचि, अभिव्यक्ति, मूल आदि के परिवर्तन से होता है, उसे ही भावात्मक क्षेत्र अधिगम का कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें जो है बालक के सभी शैक्षिक उद्देश्यों को, जिसमें से उसके रुचि,
अभिवृत्ति और मूल्य आदि का जो है समावेशन होता है उसे ही अधिगम का भावात्मक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि अधिगम का क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी अधिगम का क्रियात्मक क्षेत्र। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत वे समस्त शैक्षिक उद्देश्यों को निहित होती है जिसका संबंध बालक के क्रियात्मक कौशल प्रयोग आदि से होता है। कहने का मतलब इस क्रियात्मक क्षेत्र में वे सभी चीज़ों का समावेशन होता है जिसमें बालक प्रयोगों द्वारा, कौशलों द्वारा और क्रिया करके चीज़ों को सीखता है। तो इसे ही अधिगम का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो कि आपका 5वां चैप्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस दीर्घ उत्तरी में जरूर से जरूर पूछता है। एक आपका लघु उत्तरी में और एक जो है दीर्घ उत्तरी में आना ही आना है, या दोनों जो है लघु उत्तरी में पूछ सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें से इस चैप्टर से आपके प्रश्न ना बने हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप से प्रश्न पूछता है। पहला तो आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा इसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, और ये आपका चैप्टर है अधिगम के सिद्धांत, SR सिद्धांत जिसे कहा जाता है, ये आपका चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न इसमें बनता है कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में जो है इसकी क्या उपयोगिता होती है। इसी को दूसरे शब्दों में पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को उनके प्रयोगों के साथ साथ विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के शैक्षिक निहिताओं का जो है निर्धारण कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि स्कैनर के सक्रिय सिद्धांत अनुबंधन सिद्धांत का जो है उल्लेख कीजिए। और अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि पावलोव के अनुप्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। और नेक्स्ट आपसे प्रश्न इसमें पूछता है कि कोहलर का सिद्धांत समझाइए। तो इस टाइप से जो है इस चैप्टर में प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। तो पहला है आपका प्रश्न पूछा था कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताइए कि शिक्षा में क्या इसकी उपयोगिता है। इसी को दूसरे शब्दों में पूछता है कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का उनके प्रयोग के साथ विश्लेषण कीजिए। तो थॉर्नडाइक की बात करें तो हेडिंग पड़ेगी आपकी थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी पुस्तक मनोवैज्ञानिक में सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस नियम को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। तो इस सीखने के नियम को जो है अन्य नामों से कौन कौन से जाना जाता है, चलिए देख लेते हैं। पहला जो है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम भी इसे कहा जाता है। दूसरा संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है और सीखने का संबंध का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो देख लीजिए 5 नामों से इसे जो है अन्य इसके 5 नाम हैं। ठीक है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के। तो चलिए बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है सीखना संबंध स्थापित करना है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ों को सीखना ही संबंध स्थापित करना होता है। यह जो है थॉर्नडाइक ने बताया था। अब थॉर्नडाइक का प्रयोग देख लेते हैं कि इस थॉर्नडाइक ने जो है किस पे जो है प्रयोग किया था और उसने क्या प्रयोग करके बताया था। तो बता दें, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया था। कहने का मतलब थॉर्नडाइक ने जो है अपना प्रयोग एक भूखी हुई बिल्ली के ऊपर किया था। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके को दबाने से खुलता था तथा पिंजरे के बाहर भोजन अर्थात जिसे उद्दीपन कहा जाता है रख दिया। बिल्ली के अथक प्रयोग करने के बाद भी पिंजरा का दरवाज़ा नहीं खुलता है। बिल्ली के बार बार प्रयास करने से संयोग से उसका पंजा
उस खटके में लग जाता है जिससे पिंजरा खुलता है और दरवाज़ा क्या होता है, खुल जाता है। थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग कई बार किया और अंत में बिल्ली को बार बार प्रयास से बिल्ली को पता चल चुका था कि पिंजरे का दरवाज़ा कैसे खुलता है और अब वह बिना प्रयास के आसानी से पिंजरे का दरवाज़ा खोल लेती है। अतः थॉर्नडाइक ने संबद्धता के सिद्धांत ने सीखने के, तो कहने का मतलब थॉर्नडाइक ने क्या किया था कि एक भूखी बिल्ली को, ऐसे समझिए इसको कि एक जो है थॉर्नडाइक ने एक क्या किया था, पिंजरा बना लिया था और इस पिंजरे में एक बिल्ली को बंद कर दिया था, ठीक है, और जो है बाहर क्या कर दिया था, एक जो है भोजन रख दिया था और यहाँ पर एक ऐसा जो है खटका लगा दिया था जिससे जो है दबाने से दरवाज़ा खुल जाता था। बिल्ली को जो है भोजन को देख करके बार बार वह पिंजरे से निकलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह पिंजरे से निकल नहीं पा रही थी। उसके बार बार अथक प्रयास करने से गलती बस इस खटके में उसका जो है पैर लग जाता है जिससे दरवाज़ा खुल जाता है और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार थॉर्नडाइक ने दूसरे दिन भी यह क्रिया किया। तो दूसरे दिन भी बिल्ली कई बार प्रयास करती है और एक बार खटके में उसका पैर लग जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। तीसरी बार भी यही प्रयोग किया। कई बार प्रयोग करने से बिल्ली को पता चल जाता है कि इस खटके में पैर रखने से जो है पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है। तो थॉर्नडाइक ने ही बताया था कि बार बार हमें कोई भी चीज़ प्रयास करने से उसे जो है उस पे के हम मास्टर हो जाते हैं। कहने का मतलब उस चीज़ को हम सीख लेते हैं। क्षेत्र में कहने का मतलब प्रयास एवं त्रुटि को विशेष महत्व दिया है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हम बार बार प्रयास करेंगे तो उसको हम आसानी से सीख जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस चीज़ के जो है मास्टर बन जाएंगे। कहने का मतलब उस चीज़ को अच्छी तरीके से हम सीख लेंगे। यही थॉर्नडाइक ने जो है अपने इस प्रयोग के द्वारा जो है समझाया और बताया है। जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करने त्रुटियों को दूर करने या समाप्त की जाती हैं तथा यह स्थिति प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। कहने का मतलब जैसे ने बिल्ली ने बार बार प्रयास करके जो है पिंजरे का दरवाज़ा खोला था और एक दिन ऐसा समय आया था कि वो बिना प्रयास किए ही सीधे खटके में पैर रखती थी और पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। तो ठीक उसी प्रकार बालक भी होते हैं। जब कोई चीज़ बार बार सीखता है तो बालक जो है एक दिन ऐसा आता है कि उस चीज़ को सीख लेता है। उदाहरण के तौर पे देखें, जब छोटा बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उससे काब नहीं बनता है। बार बार टीचर या मैम के बताए अनुसार एक दिन बच्चा क्या होता है, पहले का टेढ़ा मेढ़ा बनाता है, फिर एक दिन क्या आता है कि वो पूरा का जो है बना लेता है और एक दिन ऐसा समय आता है का से लेकर के ज्ञा तक बच्चा चीज़ों को सीख लेता है। तो ये आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और थॉर्नडाइक ने जो है अपने सीखने के 3 मुख्य नियम बताए थे। पहला आपका तत्परता का नियम, दूसरा जो है अभ्यास और प्रभाव का नियम, तीसरा जो है बताया था प्रभाव का नियम। यानी कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए थे। पहला आपका तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा जो है प्रभाव का नियम। तो ये 3 जो है थॉर्नडाइक ने नियम और भी बताए थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी गुण और विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसके गुण और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला जो है सीखने अधिगम की प्रक्रिया में समस्या का समाधान होता है। दूसरा है उद्दीपन, जो आपका भोजन था जैसे बिल्ली का भोजन, तथा अनुक्रिया को अधिगम का आधार माना जाता है। कहने का मतलब बिल्ली का मेन उद्देश्य था कि हम भोजन को पा जाएं, तो इसी प्रकार बालक का भी मेन उद्देश्य होता है कि हम जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। जैसे आप बीएड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य है बीएड का एग्ज़ाम को जो है क्रैक करना। कहने का मतलब पूरा अच्छी तरीके से पेपर आपका सॉल्व हो सके और आप अच्छे अंक जो है अर्जित कर सकें, यही जो है आपका मेक उद्देश्य है। तो इसीलिए कहा गया है कि उद्दीपन तथा अनुक्रिया को अधिगम का आधार जो है माना जाता है इसमें। तीसरा है प्रयत्न एवं त्रुटि की अनुक्रिया। इसमें जो है
बार बार प्रयत्न किया जाता है और त्रुटियों को जो है सुधारने का प्रयास किया जाता है। चौथा है लक्ष्य की प्राप्ति पर सफलता पुनर्बलन का कार्य करती है। कहने का मतलब बार बार हम जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो है पुनर्बलन भी कार्य करता है, यानी कि बार बार जब रिपीट करेंगे कोई चीज़ें तो पुनर्बलन सीधी सी बात है उसमें कार्य करेगा। अगला है लिखने पढ़ने गणित व विज्ञान व समाजशास्त्र सीखने में उपयोगी है। यह जो है गणित जैसे विज्ञान जैसे विषयों और समाजशास्त्र जैसे विषयों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि गणित शब्द ऐसा है कि जब तक उसका रिपीटेशन बार बार दोहराव नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ें गणित में भूल जाता है बालक। तो इसीलिए कहा गया है कि पढ़ने लिखने में जो है गणित विज्ञान समाजशास्त्र जैसे विषयों के लिए ये जो है त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके गुण और दोष क्या क्या हैं इस प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के गुण और सीमाएं। आपसे पूछ सकता है लघु उत्तरी में कि प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के दोष और सीमाओं को जो है समझाइए। तो पहला है यह सिद्धांत पशुओं के प्रयोगों पर आधारित है, मनुष्यों की क्रियाओं की व्याख्या नहीं करता है। कहने का मतलब यह जो है बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया था ना कि मनुष्यों के ऊपर, तो इसीलिए इसमें पहला दोष है कि यह सिद्धांत पशुओं के ऊपर जो है प्रयोग किया गया था ना कि मनुष्यों के ऊपर। दूसरा है इस सिद्धांत में अधिक समय नष्ट होता है। कहने का मतलब बार बार जब चीज़ों को हम रिपीट करेंगे तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बर्बाद होगा। दूसरा है यह सिद्धांत प्रयासों पर अधिक बल देता है, इसे एक बार में ही किया जा सकता है, यानी कि जब हम बार बार कोई चीज़ों को करेंगे तो इसमें बार बार प्रयोग करने पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि आज का दौर जो है विज्ञान का समय है। इसमें जो है एक ही बार में चीज़ों को सीखने का प्रयास किया जाता है आज के समय में, इसलिए यह सिद्धांत की ये तीसरी जो है दोष है। चौथा दोष इसमें क्या है कि यह मनुष्य में के तर्क चिंतन सूझबूझ को महत्व नहीं देता है। कहने का मतलब अगर मनुष्य होता तो पहले उस पिंजरे को खोलने के लिए कुछ तार्किक तौर पर सोचता, तब जाकर के उस पिंजरे को खोलने का प्रयास करता। तो इसीलिए कहा गया है कि यह मनुष्य के तर्क चिंतन सूझबूझ को महत्व नहीं देता है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इस पीडीएफ के अलावा जो हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट बोल रहे हैं उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर, जो कि आपका पावलोव का सिद्धांत कहलाता है। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी पावलोव का सिद्धांत, जिसे संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव का सिद्धांत क्या था, चलिए उसको देख लेते हैं। तो बता दें, पावलोव वाटसन के अनुसार स्वाभाविक उत्तेजना का अस्वाभाविक उत्तेजना से संबंध स्थापित हो जाने और अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना की तरह प्रतिक्रिया करने वाले परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को संबंध प्रत्यर्थ सीखना कहते हैं। ठीक है, अब पावलोव ने जो है किस पर प्रयोग किया था उसको देख लेते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते के ऊपर किया था। ठीक है, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, एक कुत्ते के ऊपर किया था। उसने एक कुत्ते को एक रस्सी से बांध दिया और फिर पहले दिन पावलोव ने घंटी बजाई और कुत्ते को खाना दिया। दूसरे दिन फिर उसने पहले घंटी बजाई और कुत्ते को खाना दिया, तथा तीसरे दिन उसने घंटी बजाई परंतु कुत्ते को क्या किया, भोजन नहीं दिया। तथा अगले दिन इसी प्रकार पावलोव ने कई दिनों तक ऐसा किया, घंटी बजाई और कुत्ते को खाना नहीं दिया। लेकिन जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगती, क्योंकि कुत्ते ने सीख लिया था कि जैसे ही घंटी बजेगी वैसे ही उसे भोजन मिलेगा। कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी है। अतः पावलोव ने बताया कि कुत्ते के सामने बालक और व्यक्ति
भी संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। जैसे पके हुए आमों या मिठाई को देख करके बालकों के मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब पावलक ने क्या किया था, पहले जो है एक कुत्ता लिया, ठीक है, एक कुत्ता लिया और उस कुत्ते को एक खूंटे से क्या किया, बांध दिया। जब इस खूंटे से बांध दिया और एक जो है यहाँ पर घंटी थी, उस घंटी को क्या करता है पावलक, पहले बजाता है, फिर कुत्ते को भोजन देता है। यह क्रिया कई बार उसने किया था, पहले घंटी बजाता फिर कुत्ते को भोजन देता, यह क्रिया कई बार किया। लेकिन जो है एक दिन ऐसा हुआ कि पावलक ने घंटी बजाई परंतु कुत्ते को भोजन नहीं दिया, फिर भी कुत्ते के मुंह में पानी आ गया। कुत्ते ने सीख लिया था कि जब भी घंटी बजती है तो उसको भोजन मिलता है। तो इसी सिद्धांत को पावलक ने जो है सहज संबंध क्रिया का सिद्धांत की संज्ञा दी है। ठीक है, जैसे पके हुए आंबों या मिठाई को देख करके बच्चों के मुंह में लार आ जाती है, ठीक उसी प्रकार कुत्ता भी भोजन को देख करके उसके मुख में पानी आ जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगली हेडिंग पड़ेगी स्कैनर के अधिगम सिद्धांत या स्किनर के सक्रिय अनुबंधता का सिद्धांत क्या है। तो बता दें, क्रिया प्रसूत अनुबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्किनर ने किया था। इस सिद्धांत को यांत्रिक अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को स्किनर ने SR 2 रूपों में समझाया है। कौन कौन से? S का मतलब होता है उद्दीपन अनुबंध, दूसरा है R का मतलब होता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो दो प्रकार से जो है स्किनर ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। पहले को जो है उद्दीपन अनुबंध कहा है और दूसरे को क्रिया प्रसूत अनुबंध कहा है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अनुसार उद्दीपन अनुबंध प्रतिक्रिया के व्यवहार के कारण स्वरूप होता है, क्योंकि इसमें जो है पुनर्वलन के साथ संबंध होता है परंतु उत्तेजना नहीं। कहने का मतलब इस क्रिया में पुनर्वलन के साथ संबंध होता है परंतु उत्तेजना के साथ नहीं होता है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के अनुसार यदि किसी क्रिया प्रसूत के पीछे एक पुनर्वलन उद्दीपन पेश किया जाता है तो शक्ति की में जो है क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कोहलर के सिद्धांत को। तो कोहलर का सूझ का सिद्धांत आपसे प्रश्न पूछता है कि कोहलर के सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस टाइप से इसको पूछता है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी कोहलर के सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो बता दें, इस सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि या गेल्टाक्स के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोहलर के सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अंतर्दृष्टि या गेल्टाक्स के नियम या सूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब एडरसन के अनुसार इसकी परिभाषा क्या थी? तो अंतर्दृष्टि को अर्थ समाधान को जो है एकाएक पकड़ लेना ही सूझ का सिद्धांत कहता है। ठीक है, गुड्स महोदय ने जो है इसकी क्या परिभाषा दिया था? तो गुड्स के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो गुड्स ने जो है कहा था कि सूझ वास्तविक स्थिति का आसमानजिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है। तो ये जो है गुड्स महोदय ने बताया था। उन्होंने कहा था कि सूझ जो है वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान होता है। ये जो है सूझ के सिद्धांत का परिभाषा गुड्स महोदय ने दिया था। चलिए अब कोहलर के प्रयोग के बारे में बात करते हैं कि कोहलर ने जो है कौन सा प्रयोग किया था और किस जानवर पर किया था। तो अगली हेडिंग पड़ेगी कोहलर के सिद्धांत का प्रयोग। तो बता दें, इस सिद्धांत के लिए कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और कुछ दूरी पर जो है पिंजरे के बाहर कुछ केले टांग दिए और पिंजरे में 2 बॉक्स भी डाल दिए
और केले को इतनी दूरी पर टांग दिया कि चिंपैंजी उनको हाथों से ना पकड़ सके। चिंपैंजी ने देखा कि उनके हाथ उसके जो है हाथ क्या है केले तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। चिंपैंजी बार बार केले तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था, परंतु वह असफल रहा क्योंकि वह केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ समय बाद चिंपैंजी ने पिंजरे के अंदर रखे 2 बॉक्सों को जोड़कर केले को खींचकर खा लिया। अतः स्पष्ट है पशु या मनुष्य अपनी सूझ का प्रयोग करके चीज़ों को आसानी से सीख सकता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब कोहलर ने क्या किया था कि एक चिंपैंजी को ले लिया और उस चिंपैंजी को इस पिंजरे में बंद कर दिया और इस पिंजरे के अंदर जो 2 छोटे छोटे बॉक्स भी रख दिए और कुछ दूरी पर यहाँ पर क्या किया कोहलर ने केले टांग दिए और एक वो जो चिंपैंजी पिंजरे के अंदर बंद था वो बार बार केले तक अपना हाथ पहुंचा रहा था, परंतु वह जो है केले तक पहुंचने में असमर्थ था। थोड़ी देर बाद चिंपैंजी ने इन दोनों बॉक्सों को आपस में जोड़ करके रख दिया ताकि और उसी पे चढ़ करके केले तक उसका हाथ पहुंच गया और वह केलों को खा लिया। तो कोहलर ने इस सिद्धांत को बताया कि मनुष्य हो या पशु अपनी सूझ और समझ के द्वारा कोई भी बड़ा से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। यही जो है कोहलर ने इस प्रयोग के द्वारा जो है बताया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं कोहलर के सिद्धांत की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो पहला है आपका कि सीखने की प्रक्रिया यंत्र के माध्यम से नहीं होती है। कोई भी चीज़ें सीखना है तो उसमें जो है यंत्र का प्रयोग ना करिए। उदाहरण के तौर पे माने तो आप गणित की कक्षा का कोई भी सवाल अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो है कैलकुलेटर आदि चीज़ों का प्रयोग ना करें। अगर कैलकुलेटर आदि चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप गणित के विषय को नहीं सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए यंत्र का माध्यम नहीं प्रयोग करना चाहिए। इसमें बुद्धि का होना आवश्यक है। बालक अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा तभी चीज़ों को आसानी से सीख पाएगा। दूसरा है सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं और उसके सामने समस्या ना आए तो वो जो है चीज़ें जल्दी सीख तो आप लेंगे लेकिन तुरंत ही आप भूल जाएंगे। तो इसलिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक होता है। तीसरा आपका है सीखने की प्रगति जो है संज्ञानात्मक होनी चाहिए। तो संज्ञानात्मक प्रगति क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पीछे वाले चैप्टर में बताया था कि इसमें सूझबूझ का जो है होना आवश्यक होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में सोचने समझने और तार्किक का संबंध होना चाहिए संज्ञानात्मक क्षेत्र में। चौथा आपका बनेगा सीखने की प्रगति स्थायी होनी चाहिए। हमारा केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उसी चीज़ में होना चाहिए, ना कि इधर उधर की चीज़ों में। तो कहने का मतलब सीखने की प्रगति स्थायी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है आपका पांचवा कि सीखने से धीरे धीरे ना होकर अचानक होता है। तो कहने का मतलब सीखने की चीज़ धीरे धीरे ना होकर के अचानक से होती है। जैसे कि चिंपैंजी ने किया था कि केले को अचानक से पकड़ लिया था बॉक्स के माध्यम से। तो वही है कि सीखने से को धीरे धीरे ना होकर के अचानक से चीज़ें हमें आने लगती हैं। छठा है सूझ द्वारा किए गए अधिगम में प्राणी को शुरुआती व्यवहार में जो है कठिनाई होती है और बाद में जो है उस चीज़ को धीरे धीरे सीख लेता है। सातवां आपका पॉइंट बनेगा सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है। ये तो हो चुका है। आठवां है आपका सूझ मनुष्य के लक्ष्य और समाधान के बीच संबंध स्थापित करता है। कहने का मतलब सूझ मनुष्य को यानी कि मनुष्य की सोच उसके लक्ष्य और समाधान के माध्यम में जो है संबंध स्थापित करता है। ये जो है कोहलर ने अपने प्रयोग द्वारा जो है विशेषताएं बताई थी। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर तो दोस्तों ये आपका पांचवा चैप्टर खत्म होता है। हमने आपसे कहा था कि 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक इस क्लास को में हम कवर करेंगे और 6 से लेकर के लास्ट तक
जो है दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपकी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इसलिए इस क्लास को आज हम यहीं पर विश्राम देते हैं और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को अपने दोस्तों और कॉलेज ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा से हमारे लिए इतना कर दीजिए। और बता दें कि जो भी दोस्त जो है कंप्लीट बीएड की चारों पेपर की नोट्स चाहते हैं, तो मात्र 199 रुपये अर्थात 199 रुपये में जो है हमारे संस्थान में उपलब्ध है। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जो कि नंबर है 9651996265 के में व्हाट्सएप करके हमें जो है ये पीडीएफ यानी नोट्स मंगवा सकते हैं, जिसका प्राइस है मात्र 199 रुपये में। चारों पेपर की आपको नोट्स मिल जाएंगी। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट की लेते हैं तो आपको मात्र 99 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप चारों पेपर का लेते हैं तो 199 रुपये में पूरी कंप्लीट चारों पेपर की नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसकी पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।